नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक इंटेलिजेंस की बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं और उसका ताल्लुक सीधे बिहार से है। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ कुछ खबरें आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन हमने अपने सूत्रों से इसे पुख्ता करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट ये पुख्ता है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो बात हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इसकी रूपरेखा बहुत लंबे समय से बन रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बिहार को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर हो रही है और आप सभी हैरान हो जाएंगे कि मोदी और शाह के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है मित्रों कि बिहार में नेताओं के पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो सकता है, हमारा स्टेट कितना वल्नरेबल हो गया है, कितने सेंसिटिव तरीके से हमारा जो बॉर्डर है वो एक प्रकार से कंप्रोमाइज हो गया है और भयंकर तरीके से कंप्रोमाइज है। जब आपकी देश की सुरक्षा खतरे में हो, ऐसी परिस्थिति में आप वहां जातीय राजनीति करें, दलगत राजनीति करें, धार्मिक राजनीति करें, इस सबसे ऊपर उठ करके आपको राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। भले ही आपको मोदी और अमित शाह पसंद नहीं हो या कोई एक पार्टी पसंद नहीं हो, लेकिन यह मामला मोदी और अमित शाह का नहीं है। यह मामला राष्ट्र का है, देश का है और सबसे बड़ी बात बिहार राज्य की है। बिहार की भी अस्मिता छिपी हुई है। बिहार धीरे धीरे अपनी पहचान को खो देगा और हमारी डेमोग्राफी इस तरह से खतरे में पड़ेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने अलग अलग वीडियो में आपको दिया है, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो पुख्ता और पूरी तरह से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित है। और ये क्यों निर्णय लेना पड़ रहा है, इसकी रूपरेखा आज से नहीं बन रही है। याद होगा आपको, एक भाषण बहुत वायरल हुआ था एक युवा नेता की। आजकल हालांकि वो जेल में है, लेकिन वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं था या यूं ही कहीं से उठ करके नहीं आ गया था। आईआईटी मुंबई का प्रोडक्ट था और देश के कुछ बड़े जो ह्यूमैनिटीज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक जेएनयू है। उस जगह से वो एमफिल कर रहे थे। आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हिस्ट्री से वो फिर एमफिल करने के लिए आए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आए जेएनयू में और फिर एमफिल कर रहे थे। उनके मुखारबिंद से एक बात निकली थी कि अगर थोड़ा सा हम तैयारी कर लें तो एक चिकन नेक है, उसको फौरन भारत से अलग किया जा सकता है, उसको अवरुद्ध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो भारत के दो टुकड़े हो सकते हैं। और उसी भाषण में वो एक नौजवान लड़का कह रहा है कि हमें भारत क्यों, हम तो ब्रिटिश संसद को अपना बनाएंगे। उम्मा की राजनीति कर रहे थे वो। इस्लामी सरिया सल्तनत की स्थापना करना चाहता था वो। और वो उसकी पीएचडी का थीसिस भी यही था कि कैसे कम्युनल मोबिलाइजेशन राजनीतिक बोनांजा हो सकता है, पॉलिटिकल बोनांजा हो सकता है। और अभी भी वो जो जेल से जो विभिन्न खत लिख रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि कैसे कम्युनल मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल बोनांजा हो सकता है। और इसीलिए वो अल्लामा इकबाल के स्कूल के विद्यार्थी खुद को मानते हैं, जिन्ना के स्कूल के विद्यार्थी खुद को मानते हैं। और वो कह रहे थे कि जिन्ना ने गलती की, पूरा होमलैंड, पूरा भारत हमारा है और इंग्लैंड का जो संसद है वो भी हमारा होता और हम कर देते। हमने विभाजन करके गलती किया, हम यहीं रहते, भारत को कन्वर्ट करते, भारत पर कब्जा करते और जब भारत पर कब्जा करते तो हमारी ताकत बढ़ जाती और हम इंग्लैंड के संसद पर कब्जा कर देते, इंग्लैंड पर कब्जा कर लेते। अब दो तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। वो नौजवान कह रहा है कि अगर हमारी संख्या बढ़ जाती और भारत जैसे गजबाए हिंद का जो सपना था वो पूरा होता
और गजबाए हिंद के स्वप्न को पूरा करने के बाद हम ब्रिटेन पर कब्जा करते, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, जिन्होंने हमारी सत्ता को उखाड़ करके फेंका था। बहादुर शाह जफर आखिरी मुस्लिम राजा थे, उसको उन्होंने शिकस्त दी थी और भारत पर कब्जा किया था। और इस तरह से लोगों को यह लगता कि नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन इरादा उनका यह है इस्लामी स्टेट की स्थापना, गजबाए हिंद की स्थापना। दुर्भाग्य से मित्रों, बिहार ने पिछले 35-40 वर्षों में इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने में बड़ी महती भूमिका अदा की है और इन दोनों नेताओं की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और अब वो इंटेलिजेंस की सारी डिटेल्स सामने आ रही है और वो सज्जन भी उसी बिहार से आते हैं, वो नौजवान भी उसी बिहार से आता है। संयोग बस मैं व्यक्तिगत रूप से उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन उनके परिवार को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जानता हूं। यह भी एक संयोग है। बड़ा ही पढ़ा लिखा परिवार है, देखने से आपको राष्ट्रवादी दिखेगा, लेकिन अंततः वो इस्लामिक स्टेट के पक्ष में खड़ा हो गया है, गया का रहने वाला है वो। अब चैप्टर 2, ये तो सीन 1 है, जो 2020 में आपने देखा होगा, 19 में आपने देखा होगा। CAA और NRC को लेकर के आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था, वहां यह भाषण दिया गया था और JNU कैंपस में तो कई बार यह भाषण दोहराया गया है कि चिकन नेक पे काम करो, आसाम को काटो, पूर्वी राज्य को काट दो, और पूर्वी राज्य को काट दो और उस तरफ बांग्लादेश खड़ा है और इस तरफ नेपाल खड़ा है, हम भारत को टुकड़े कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस्लामिक स्टेट हम नहीं बना पाए, अगर हम इंग्लैंड के संसद पर कब्जा नहीं कर सके, तो हम भारत को कन्वर्ट कर देंगे, भारत को टुकड़ों में कर देंगे और एक दूसरा पाकिस्तान हम बना देंगे, कमजोर कर देंगे भारत को। वो ये कहता था कि इतनी मवाद भर दो रेलवे लाइन पे, पटरी पर अगर 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं और पटरी पर मवाद भर दे, मवाद का मतलब जो ह्यूमन वेस्ट है उसको भर दे, अगर उसको हम भर देते हैं तो पूरा का पूरा हम ईस्टर्न स्टेट को खत्म कर देंगे। साजिश कितनी गहरी है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। हमारे नेताओं को बात समझ में नहीं आती है। सवाल यह नहीं है कि ये जब हम ये बात कर रहे होते हैं आपको, तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान का मामला। बिल्कुल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। उन मुसलमानों का ये मामला नहीं है जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के हैं, जो हमसे कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए हैं, वो दूसरे विचार को, दूसरी आस्था को मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आज कम से कम वो पूरी की पूरी आबादी इस बात के लिए भारत का शुक्रगुजार होगी कि पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री है, सुन्नी कंट्री है, ईरान सिया कंट्री है और सिया और सुन्नी में वॉर छिड़ा हुआ है। आज बॉलीवुड के वो नेता, बॉलीवुड के वो अभिनेता जो कह रहे थे कि भारत में डर लग रहा है, अब दुबई में बसना नहीं चाहते हैं, कतर में बसना नहीं चाहते हैं, भाग गए हैं, जान बचा करके मुंबई की शरण में दोबारा हैं। आज वो नसीरुद्दीन साहब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपको। खैर, ये पक्ष अलग है। अभी चैप्टर 2 ये है, ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो चर्चा आज से नहीं है, ये पिछले 6-7 वर्षों से है। बल्कि जब से मोदी सत्ता में आए थे, तब से वो कोशिश कर रहे थे कि भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण कैसे बनाया जाए। हम लगातार कंप्रोमाइज्ड होते रहे, उस कंप्रोमाइज्ड को हम अब दूर करें और भारत की सीमाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए। और उसी वक्त जब हमारी जो खुफिया एजेंसी है, खासतौर से रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो रिपोर्ट इकट्ठा कर रही थी, उनको जब ये रिपोर्ट हाथ लगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट जिस पर वो सर्जिल इमाम नाम का नौजवान भाषण दे रहा था, वो यूं ही भाषण नहीं दे रहा था। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। अब एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। गौरव गोगोई के बारे में मैंने पहले भी कहा था। आज फिर हमारी एक दूसरी रिपोर्ट आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद। गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी एजेंसी से रिश्ता है। ये पूरा का पूरा इलाका कंप्रोमाइज्ड है मित्रों, पूरा का पूरा इलाका कंप्रोमाइज्ड है। और अभी चैप्टर 2 जब मैं अब आपको बता रहा हूं, ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो सर्जिल इमाम ये बोल रहा था कि चिकन नेक को काट देंगे, तो ये आज नहीं बोला जा रहा है। आज तो एग्जीक्यूशन पर भारत सरकार आ रही है और पूरी तरह से मन बना लिया है। अब चैप्टर 2 क्या है? अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री गए थे सीमांचल।
आपको लग रहा होगा कि गृह मंत्री वहां पर एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की को देखने के लिए गए थे और वहां के 2-3 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से 1-on-1 बातचीत की उन्होंने, 1-on-1। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो भी डीआईजी लेवल के जो अधिकारी थे उनसे 1-on-1 बातचीत की। डीजीपी को जानकारी थी, लेकिन स्वयं गृह मंत्री बात कर रहे थे और वो इनपुट ले रहे थे फाइनल असॉल्ट का। याद कीजिए, जब धारा 370 लगा था तो इसी तरीके से गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और 2-3 रात वहां पर बिताई